पिछले वीडियो में हम लोग 9 लेसन तक पढ़ चुके हैं लोग। आज 10वां लेसन शुरू होगा जिसका टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो चलिए पढ़ते हैं लोग मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए जो निम्नलिखित हैं। ISPK, इसका ट्रिक है ISPK। पहला था इंडो ग्रीक हिंद यवन शासक, उसके बाद था शक सिथियन, तीसरा था पहलव पार्थियन, चौथा था कुषाण। इंडो ग्रीक हिंद यूनानी, इनका क्षेत्र हिंदकुश पर्वत के समीप का बैक्ट्रिया प्रांत था, अतः इन्हें बैक्ट्रियन शासक भी कहते हैं। हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आए थे। प्रथम चरण डेमेट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांतों को जीत लिया और अपने जीते गए क्षेत्र की राजधानी सियालकोट को बनाया और डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। किस वंश की स्थापना किया? डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। अगला शासक मिनांडर बना। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। डेमेट्रियस भी पराजित हुआ था और अगला शासक मिनांडर भी पराजित हुआ था। इसे मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी कौन था? मिनांडर था। नागसेन एवं मिनांडर मिलिंद भी बोला जाता है इसको, के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों में है। नागसेन एवं मिनांडर मिलिंद के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों में है। इनमें मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भड़ोच नामक स्थान से मिला है, जो एक बंदरगाह स्थल है। मिनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। हिंद यवन के अंतिम शासक हेलियोक्लिस थे। अब पहला चरण खत्म हुआ, अब दूसरा चरण है, द्वितीय चरण। इसमें यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। इसका राजा कौन था? यूक्रेटाइडिस। इस वंश के शासक अंतियाल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवत के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। हेलियोडोटस भागवत धर्म विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा बेसनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। हेलियोडोटस भागवत धर्म किससे संबंधित है? विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा बेसनगर, वर्तमान नाम बेसनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। यूक्रेटाइडिस वंश के अंतिम शासक हर्मियस थे। हिंदू यूनानी की विशेषता ये यवन से आकर भारत में बस गए, अतः इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है। काली मिर्च को क्या कहा गया है? यवन प्रिय कहा गया है। भारत में पहली बार चित्रयुक्त एवं लेखयुक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया, जिसे ड्रम कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? ड्रम कहा जाता था। यह खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय की गणना प्रारंभ किया।
भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ है। भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यूनानियों के द्वारा यौनिका शब्द का प्रयोग किया गया। इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ। इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ और इसी शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई गई है। अब दूसरा आक्रमणकारी थे शक सीथियन। ये 900 ईस्वी 90 ईस्वी में आए थे। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या सीथियन थे। ये बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें यूची वंश या कबीला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया था। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शक राजाओं को क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। शकों के शासन व्यवस्था क्षत्रप शासक व्यवस्था थे। शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये भारत में आकर 5 जगहों में बसे थे। शकों ने कहाँ बसे थे? 5 जगहों पे बसे थे। पहला था कांधार जो अफगानिस्तान में स्थित है। दूसरा था तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा मथुरा यूपी में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में। नासिक महाराष्ट्र में। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना मेउस के द्वारा किया गया था। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मेउस के द्वारा किया गया था। मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा किया गया था। उज्जैन में शक के वंश की स्थापना चेष्टक या यशोमती के द्वारा किया गया था। नासिक में शक वंश की स्थापना भूमक के द्वारा किया गया था। मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शासक 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। विक्रम संवत नामक के कैलेंडर कब चला गया था? 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया गया। नासिक का शक शासक नाहपान ने सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगल थंबी से मिले सिक्कों से मिलती है। इन सिक्कों पर एक तरफ नाहपान की आकृति तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी की थी। सबसे प्रतापी शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी को पराजित कर दिया। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक शक वंश का अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के सिक्के चलाए। इस सिक्के को रूपक कहा जाता था। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर यह सूर्य पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? यह सूर्य पर आधारित है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। विक्रम संवत इसे मालवा शासक विक्रमा
द्वितीय चतुर्थ ने 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ दिया जाता है। इसी कारण संविधान लागू की तिथि 1949 को विक्रम संवत में 1949 प्लस 57 जोड़ दिया जाता है और 2006 कहता है। शक संवत, इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्य अभिषेक के समय प्रारंभ किया था। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईस्वी बाद आया, अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया था। शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 घटा दिया जाता है। शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर है? मुस्लिम कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर ये चंद्रमा पर आधारित है, अतः इनका त्यौहार भी हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है। हर एक वर्ष में कितने दिन पीछे हो जाता है? 11 वर्ष पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। अब तीसरे आक्रमणकारी कौन थे? पहलव या पार्थियन वंश। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पार्थियन या पहलव थे। ये ईरान, फारस, पर्सिया के थे, जिस कारण इन्हें पार्सियन कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर, जो पेशावर में स्थित है, को बनाया। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक गोंदो फर्निस थे, जिनका उल्लेख पाकिस्तान के तख्ते बही अभिलेख में मिला है। यह खरोष्टी लिपि में है। इनके समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। सेंट थॉमस भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। कुषाण वंश मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंश थे। अंतिम शासक कौन थे? कुषाण वंश थे। कुषाण वंश ये मध्य एशिया, चीन, तुर्किस्तान के निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला 5 भागों में बटा था। इसी 5 में से एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के आनुदरिया नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया था। ये शैव धर्म को मानते थे, जिसका प्रमाण उनके सिक्के से मिला है। इन सिक्कों पर एक तरफ कुजुल कडफिसस तथा दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति थी। अगला शासक भीम कडफिसस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह शैव धर्म को मानता था। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण किया। इनके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इनका नाम लिखा हुआ था तथा दूसरी तरफ शिव, पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक कराया और इसी अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। इसने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी मथुरा, मंदूसा को बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राज्य कवि का दर्जा दिया। कनिष्क के बौद्ध विद्वान पाश्चरों के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी में करवाया था। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई। अध्यक्ष के पद पर वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष को बैठाया गया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 शाखा में बट गया, पहला हीनयान, दूसरा महायान। कनिष्क महायान शाखा को मानता था। कनिष्क किस शाखा को मानता था? महायान शाखा को मानता था। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें
भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चीन में हुआ। कनिष्क के दरबार में पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, चरक ने चरक संहिता लिखा, ये वैद्य डॉक्टर थे। नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की, अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की, अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। नागा अर्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। वसुमित्र नामक विद्वान ने महाभीमा सूत्र की महाविभास सूत्र की रचना किया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता था। कनिष्क के समय तांबे के सिक्कों को काकणी कहा जाता था। मथुरा से कनिष्क के सिक्के का एक ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होता था। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपरा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी POS से यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता था? रोम से होता था। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी के समय अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज की। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, मौसम से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण कला में काफ़ी विकास हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संघाराम विहार का निर्माण करवाया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। 105 ईस्वी लगभग में कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था, जबकि उत्तरी भाग कश्मीर तथा हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। कॉसवे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय मार्ग कहलाता है जिसे चीन के हान राजवंश के महान यात्री यांग छेयान ने खोला था, जो हान वंश की राजधानी छांगआन से पश्चिम में रोम तक जाता था। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क टैक्स लेता था, जो उसके अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। अब है गुप्त काल। 11वां लेसन है गुप्त काल। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त शासक वैश्य थे, विष्णु उपासक। किसके उपासक थे? वैश्य विष्णु उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंत थे। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया। इन्होंने अपनी राजधानी
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस वंश में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। इस वंश में सोने के मुद्रा को दिनार तथा चांदी के रुपये को रुपयक कहा जाता था। इस वंश में सोने के मुद्रा को दिनार तथा चांदी के रुपये को रुपयक कहा जाता था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। इसी वंश के समय महिला को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया। इस वंश का दरबारी भाषा संस्कृत थी। इसी वंश में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में सूर्यगुप्त का वर्णन मिलता है। पारा का आविष्कार भी इसी वंश के समय हुआ। इस काल में गुजरात, बंगाल एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसी काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ, जिसे चतुरंग कहा जाता था। हुंडों का आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। उस समय शासक भानुगुप्त था। इस वंश के कुमारगुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसे प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। यह कुमार देवी का पुत्र था, अतः यह खुद को लिच्छवी का नाती कहता था। इसके बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः यह अशोक के विपरीत था। इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उनसे कर वसूलता रहा। इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। इसलिए B.A. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक में लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद से मिलती है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद से मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख में जहांगीर शासक का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक युद्ध एवं शांति का दूत हरिसेन का है। पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किया। इन्होंने विक्रमांक की उपाधि धारण किया और इसे कविराज भी कहा जाता था। इन्होंने विक्रमांक की उपाधि धारण किया और इसे कविराज भी कहा जाता था। इसके समय बौद्ध भिक्षु वसुबंधु का संरक्षण दिया गया। इसने आर्यावर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त ने मंदिर बनवाने की अनुमति दे दिया। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कविराज कहा जाता है। इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद
रामगुप्त शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। इसकी जानकारी विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है। इससे शक विजेता भी कहा जाता है। इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसे शक विजेता और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। परम भागवत की उपाधि इसी शासक द्वारा धारण किया गया था। इसके समय व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं। इसने चांदी के सिक्के चलाए। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास संस्कृत लेखक, अमरदास कवि, वराहमिहिर खगोलविद, धन्वंतरि, आयुर्वेदाचार्य आदि दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फायान भारत आया। इसने अपनी यात्रा विवरण फोक यू की है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। इसने महायान शासक के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है। विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। 1198 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुंडों के आक्रमण को असफल कर दिया था। इसके बाद गुप्त वंश में छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश का कारण हुंडों का आक्रमण था। हुंडे आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था जो न्याय की भी सर्वोच्च था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामी के अधीन रहती थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार आमत्य था जो वर्तमान में जिला अधिकारी डीएम के समान था। फाहियान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता छुआछूत प्रचलित थी। निम्न जाति के लोगों को चंडाल या अंतज्ञ कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था और वे देवदासी भी हो सकती थीं। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का भी प्रचलन था। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का भी प्रचलन था। इसमें वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता था। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या 29 है। 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की है। अजंता की गुफा बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की
विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया। गुप्तकालीन स्थापत्य कला। इस काल में वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस काल में चैत्य और विहार की जगह मंदिर निर्माण पर विशेष बल दिया गया। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भूमरा सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर ईंटों से निर्मित है। विष्णु मंदिर उदयगिरी मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश में स्थित है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। बाणभट्ट ने सिंचाई के क्षेत्र में इस काल में घंटी यंत्र के प्रयोग का विवरण दिया है। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश से पता चलता है कि इस काल में 12 प्रकार की भूमि थी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भूराजस्व था। भूराजस्व कर को हक है नगद या में अनाज के रूप में दिया जाता था, जो 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग तक हो सकता था। इस काल में कर को भाग कहा जाता था। उद्रंग अस्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला यह एक भूमि करता ऊपरी कर यह अस्थायी कृषकों पर लगाने वाला कर था। गुप्तकालीन भूमि के प्रकार। गुप्तकालीन भूमि के प्रकार। पहला था क्षेत्र। पहला क्या था? क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि। दूसरी थी वास्तु, वास करने योग्य भूमि। तीसरा था गोचर, चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि। चौथा था सील, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील कहा गया। अप्रहत, बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा गया? अप्रहत। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकाल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकाल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकाल की दरबारी भाषा संस्कृत थी। काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र एवं वल्लभी आदि इस काल के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। नालंदा महाविहार की स्थापना इसी समय हुई, जो विश्व विख्यात शैक्षणिक स्थल था। गुप्तकालीन साहित्य एवं लेखक। मृगजकटिक्कम जो शूद्रक ने लिखा है। मुद्रा राक्षस देवीचंद गुप्तम, यह नाटक है। देवीचंद गुप्तम किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस देवीचंद्र गुप्तम विशाख दत्त ने लिखा है। पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नीतिसार कामंदक, कामसूत्रे, वात्सायन, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहार किसने लिखा है? कालिदास। कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहार कालिदास ने लिखा है। मालविका अग्निमित्रम, विक्रोवर्ष्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह किसने लिखा है? ये भी कालिदास ने लिखा है। स्वप्ने वासवदता किसने लिखा है? भास ने। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत किसने दिया था? सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखा है? आर्यभट्ट। मालती माधव को भवभूति ने लिखा। गणित सागर श्रीधर ने लिखा। निघंटु धन्वंतरि ने लिखा। सुदर्शन झील निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था? पुष्यमित्र वैश्य राज्यपाल थे। उसके बाद अशोक आया। अशोक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और अशोक के राज्यपाल कौन थे? तुषास्प। तीसरा था रुद्रदामन ने भी जीर्णोद्धार कराया। और उस समय रुद्रदामन के राज्यपाल कौन थे? सुविशाख। उसके बाद चौथा राजा आया था स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और स्कंदगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त थे।
उसके बाद है हुंड। हुंड का क्षेत्र फारस, ईरान से अफगानिस्तान तक था। इनकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। तारामाड़ तथा मिहिर कुल दो प्रमुख हुंड आक्रमणकारी थे। मिहिर कुल बौद्ध विरोधी तथा मूर्ति भंजक तोड़ने वाला था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुंड आक्रमण की जानकारी मिलती है। इस समय हुंडों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया। जब हुंड भारत पर आक्रमण किया उस समय गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था। जब हुंड भारत पर आक्रमण किया उस समय गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था। यह मध्य एशिया का रहने वाला था जो एक बर्बर एवं खानाबदोश जाति के थे। हुंड की दो शाखाएं थी, पश्चिमी एवं पूर्वी। भारत पर जिस हुंड ने आक्रमण किया वह पूर्वी शाखा का था। चीनी साहित्य में हुंड को हुंगनू कहा जाता था। यह एक जाति समूह था जिसका कोई धर्म नहीं था। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे जो गुप्त काल में एक सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया। हरियाणा के थानेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। इन्होंने परमभट्टारक और महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन एवं राजश्री। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन एवं राजश्री। राजश्री की विवाह कनौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भाग गई। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। गौड़ बंगाल शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया। साथ ही इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। वर्तमान बोधि वृक्ष 6ठी पीढ़ी की है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौती थी। राजश्री, पहला चुनौती राजश्री का पता लगाना, दूसरा साम्राज्य को संभालना। हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक के सहयोग से राजश्री का पता लगाया। हर्षवर्धन अपनी राजधानी कनौज को बनाया और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कनौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। इसने 3 पुस्तकों की रचना किया। इसने 3 पुस्तकों को रचना किया। पहला था नागानंद, दूसरा रत्नावली और तीसरा प्रियदर्शिका था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की। किन्होंने? बाणभट्ट ने। पहला था कादम्बरी, दूसरा हर्षचरित। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता था? शिलादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। इसके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। इसके समय मथुरा सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। इसके समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा किया। 629 ईस्वी में जब ह्वेनसांग भारत आया था तब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। सी युकी की रचना ह्वेनसांग द्वारा किया गया था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन, स्टूडेंट तथा अध्यापन, टीचर का कार्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों की आय हर्षवर्धन ने दान के रूप में दिया। ह्वेनसांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष ह्वेनसांग को बना दिया, जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया। कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन के द्वारा ही माना जाता है। हर्षवर्धन हिंदू था, किंतु यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित था।
हर्षवर्धन के समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कनौज था। इसके समय कनौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे पांचवी बौद्ध संगीति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पांचवी बौद्ध संगीति। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया था। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का कर्नाटक में स्थित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य सन्नाटा की स्थिति में आ गई। इतिहास में हर्षवर्धन के मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहते हैं। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ।